मनीष भाई, जो एक तो दो चीजें, एक तो भाई बिहार में देखा जा रहा है भाई 43 लोगों को सो कॉज नोटिस इशू कर दिया। दूसरी तरफ ये जो तैयारी हो रही है इतने बड़े प्रदर्शन की, ये कितना इंपॉर्टेंट प्रदर्शन है। एक चीज मैं जरा एक लाइन बोल दूं। एक दर्शक अभी कह रहे थे कि भाई वोट चोरी पर आप बात करिए। निश्चित तौर पर देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, कल भी मैंने इसका जिक्र किया था कि हम जो बात कर रहे हैं वो सब वोट चोरी के बाद की बात है। वोट चोरी पहला क्वेश्चन है। वो ऐसा नहीं है कि हम उस पर, अगर हमने अभी उस पर सवाल नहीं किया, सवाल नहीं लिया, तो वहां पर वोट चोरी का मुद्दा खत्म हो गया। वोट चोरी का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। वोट चोरी मुद्दा है। वोट चोरी के आगे ये सारे सवाल भी हैं। हम केवल वोट चोरी की ही बात नहीं करते रहेंगे, उसके आगे भी सवाल है। तो वोट चोरी के सवाल के साथ ये सारे सवाल हैं, जो सवाल चल रहे हैं। जी मनीष भाई। जी, ये एकदम सही बात है कि कई मोर्चों पे लड़ने का मामला है। आप अगर बिहार चुनाव को ही अगर एक उदाहरण के बतौर लें तो उसमें एक तरफ जो है चुनाव आयोग का जबरदस्त माने तंत्र का एक जबरदस्त इस्तेमाल आपको दिखेगा। और वो आप ढेर सारे सवाल हैं और वो तंत्र की चोरी बिहार से इधर अगर आप उसको और पीछे जाके देखें तो ये तो बहुत समझने वाली बात है कि चुनाव आयुक्त को चयन की प्रक्रिया को ही बदल दिया गया है। प्रधानमंत्री अपने सचिव को भी चुनाव आयुक्त बना सकते हैं, जैसे कि अभी जो ज्ञानेश कुमार हैं वो अमित शाह के सचिव रह चुके हैं। या फिर आप देखिए कि कानून बना दिया गया संसद में कि आपराधिक मुकदमे उनके ऊपर नहीं होंगे, यानी उनको सारी निर्लजता करते रहें और उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। संसद ने उनको एक सेफ रास्ता दे दिया है। और बिहार में भी जो एसआईआर हुआ है, आप बीच चुनाव में 3 लाख वोट बढ़ जाते हैं या 65 लाख लोग काट दिए जाते हैं और उसके अलावा 20 लाख लोग अलग से जोड़ दिए जाते हैं। तो ये जो पूरी, इसमें कोई कैसे कह सकता है कि ये सवाल नहीं है? ये सवाल तो बहुत बड़ा सवाल है। और बीजेपी लेकिन केवल इन सवालों के बल पे आगे नहीं बढ़ रही है। इसको भी समझना है कि राजनीतिक रूप से जो फेल्योर है भारत में, जो विकास के दौड़ में पीछे रह गए जो सामाजिक समूह हैं, उनको एड्रेस करने का जो सवाल है भारत में, जिसको अभी राहुल गांधी अपने तरीके से, जिसको सामाजिक न्याय का सवाल, संविधान का सवाल, उस एंगल से चीजें आ रही है, वहां भी एक बड़ी प्रतिस्पर्धा है। बिहार में हमने अगर देखें अगर, तो आप एनडीए को अगर क्या केवल एनडीए को आप इस रूप में भी देखिए कि उसने बड़ा राजनीतिक गठबंधन बनाया जो अलग अलग पॉकेट में उनके अपने वजूद हैं। एक तो इसको आप देखिए अगर जब आप महागठबंधन से और बीजेपी के गठबंधन को देखेंगे। दूसरा आप देखेंगे तो बड़े सामाजिक समूहों के साथ आप देखिएगा कि उसका रिश्ता बना। वो अति पिछड़ा है, वो महादलित है, वो दलित समाज है, वो यहाँ तक अपर कास्ट तक जाता है। तो अगर आप उसको भी देखें तो ये बातें भी समझनी होगी, देखनी होगी कि अगर ऐसा क्यों है कि महागठबंधन यादव मुस्लिम गठजोड़ से बाहर नहीं निकल पा रहा है, ऐसा क्यों है, ये भी तो सोचना पड़ेगा। तो राजनीतिक परास्त भी हुआ है यहाँ पे, राजनीतिक पराजय भी यहाँ पे मिली है। और इसलिए अगर आप देखेंगे कि इसको ऐसे भी सोचिए कि अगर मान लीजिए जब मुस्लिम समाज बहुत ज्यादा चढ़ बढ़ के वोट करता है तो उसका भी एक नकारात्मक फायदा उठाने की कोशिश करती है बीजेपी, उस कम्युनल वो देने का, या यादव समाज को लेकर के जो आमतौर पे एक प्रचारित जो मुद्दा है उसको लेकर के, उसके व्यवहार को लेकर के, खास करके उसके अति पिछड़ों से जो रिश्ते हैं या दलित और महादलित से उसके जो रिश्ते हैं, जब वो बहुत उत्साहित होता है या केवल यादव मुस्लिम ही गठजोड़ दिखता है तो अन्य हिस्सों को दूसरी दिशा में मोड़ पाना इस राजनीति के लिए स्पेस बन जाती है। तो बिहार में भी आप देखिएगा कि तंत्र का इस्तेमाल और सामाजिक समूहों के स्तर पे बड़ा रिश्ता, मैं समझता हूं कि ये एक फेल्योर है। तो आने वाले समय में इन दोनों मोर्चों पे आप ठीक है मुद्दे उठाइए, आप रोजगार के मुद्दे उठाइए, आप शिक्षा का सवाल उठाइए, आप इन सब प्रश्नों को एड्रेस करिए। आप देखिए ना, आप अगर कोई ये कहे कि यहाँ बिहार में केवल कुछ महिलाओं को 10,000 दे दिया गया है सिर्फ इसलिए महिलाओं ने कर दिया है, ये बिल्कुल नहीं है। ये अगर आप देखेंगे कि आप दो कारणों से, एक तो राजद को लेकर के बहुप्रचारित चीजें हैं कि महिलाओं में थोड़ी नकारात्मकता है। दूसरा आप देखिएगा कि नीतीश कुमार का बहुत गहरा रिश्ता है, वो 2006 से चल रहा है। वो आज वो 10,000 थोड़े है, वो जो 2006 में उसने जो साइकिल जिन लड़कियों को दिया होगा, वो लड़कियां आज 35 साल की हुई होंगी, 30-35 साल की हुई होंगी, और उनको वो आप 10,000 दे रहे हैं। तो वो एक फिक्स डिपॉजिट है जिसका आप देखेंगे कि उसको वहां पे मिला है। तो इन सामाजिक समूहों पे महागठबंधन या कांग्रेस वास्तव में क्या काम कर रही है,
उसके सांगठनिक संरचना में ये पहलू कितना दिख रहा है, उसके टिकट वितरण में ये पहलू कितना दिख रहा है। हमको लगता है कि ये सवाल भी है एसआईआर के साथ, और इसलिए आने वाले समय में एसआईआर तो एक बड़ा मुद्दा बना रहेगा, वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा बना रहेगा। लेकिन भारत में जो है सामाजिक समूह वोटिंग करते हैं, उन सामाजिक समूहों के साथ अलगाव में रह करके आप एसआईआर की लड़ाई को भी बहुत आगे आप नहीं ले जा पाएंगे। इस बात को भी हम लोगों को समझना चाहिए। हाँ मनीष भाई, ये जो पूरा जो जिस तरीके के डिस्कशंस आज हो रहे हैं भाई, हम चुनाव में बात रामप्रकाश जी थोड़ा इजाजत देंगे? बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू। बस जी मनीष भाई, हम जो बात करते हैं भाई, जब चुनाव के परिणाम आ जाते हैं, चुनाव के परिणाम के बाद जब इस तरीके के सवाल उठाए जाते हैं, तो इस देश में बहुत सारे लोगों के बीच में बंटवारा हो जाता है इन सवालों को लेकर के। आखिर आज सत्ता पक्ष से अगर देश के लिए सवाल पूछा जाएगा, तो चुनाव में हार होने के नाते या तमाम मुद्दों को मुद्दा न बना पाने के नाते, उनकी असफलताओं के नाते, क्या कांग्रेस पार्टी हो या महागठबंधन हो, उनकी बात होना क्या जो है वो पत्रकारिता धर्म के हिसाब से चीजें नहीं आती हैं? क्या वो बात करना भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने जैसा माना जाना चाहिए, जिस तरीके से पब्लिक डोमेन में चर्चाएं होती हैं? हमारा, हालांकि मेरा आज का विषय ये नहीं है, पर फिर भी ये सवाल, मैं बहुत सारे कमेंट पढ़ रहा था, उसके बाद मेरे दिमाग में ये सवाल आया। नहीं, ये अब ये सवाल इन सब चीजों से बहुत आगे चला गया है। अब ये हार जीत का इससे अब जुड़ करके इसको कोई नहीं देख रहा है जनरली। अगर इसको आप समझें, अभी देश में जनरली आप समझिए कि बड़ा हिस्सा है जो, यहां तक कि रूलिंग पार्टी के साथ रहने वाला भी एक हिस्सा ऐसा, वो भी आमतौर पे ये बात जाने अनजाने एक्सेप्ट कर रहा है कि कंट्रोल चीजें की जा रही हैं, चुनाव आयोग को कंट्रोल कर लिया गया है, चुनाव को कंट्रोल किया जा रहा है। ये बात देखिए बहुत क्लियर हो रही है। दूसरी बात आप इसको समझिए, उसमें एक और पहलू है जिसपे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि देखिए ये मोदी ब्रांड भी अब उसमें आशा की किरण कहाँ है। आप अगर उसको ध्यान से देखें तो मोदी इरा अब उस तरह से नहीं रहा। 2017 के बाद से ही धीरे धीरे आप देखेंगे कि अगर पुलवामा नहीं हुआ होता तो 2019 में क्या हुआ होता, और 2024 में अगर आप देखें तो कितना बड़ा सवाल बन गया जिनका संविधान और सामाजिक न्याय का सवाल और तमाम इस तरह का। मोदी ब्रांड नामक जो व्यक्ति था, जो ब्रांड था मोदी, कारपोरेट के अगर एंगल से देखें तो ब्रांड तो पिट गया। वो मोदी मोदी वाला मामला नहीं। इसको भी हम लोगों को धारावाहिकता में देखना चाहिए। जैसे जैसे निरंकुशता बढ़ रही है, आप देखेंगे जैसे जैसे बीजेपी की मोदी की जो छवि है कमजोर हो रही है, वैसे वैसे देखेंगे कि संस्थाओं की निरंकुशता भी उसी अनुपात में बढ़ रही है। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे। तो इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट है। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें एक दो विरोधी बातें एक साथ चल रही है कि एक तरफ सारी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जनता के बीच उनकी जो राजनीति है उस पर क्वेश्चन मार्क लगने अब कई तरफ से शुरू हो गए। तो मेरा एक कहना है कि यहां से देखना चाहिए, और इसलिए अभी के दौर में ये हार जीत से परे जाकर के इन सवालों को और ज्यादा ताकतवर तरीके से जनता के बीच में लेकर के जाना चाहिए। एक यही अदालत बची हुई अभी भी, जहां अभी ठीक से हम नहीं ले जा पा रहे हैं, अभी उनको हम बहुत कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कैलकुलेटेड ढंग से और बहुत टू द पॉइंट पॉलिटिकल तरीके से नहीं ले जा पा रहे हैं। यहां जो गैप रह जा रहा है उस गैप को भरना होगा। सुप्रीम कोर्ट और अन्य संस्थाओं को लेकर के हमको लगता है कि बहुत मुश्किल है। वहां बहुत उम्मीद रखना, बार बार निराश होना पड़ेगा। इस बार आपने अगर एसआईआर की सुनवाई को अगर आप ध्यान से देखें, या सुप्रीम कोर्ट का जो आमतौर पे अब रवैया है, तो वहां सोचने के बजाय जनता में और गहरे ढंग से उतरना, और जहां जीत रहे हैं वहां भी उतरना। ये हो सकता है कि कोई अगला चुनाव महागठबंधन जीत जाए, लेकिन इस मुद्दे को न रोकना, इस मुद्दे पे बने रहना, तने रहना, ये हमको लगता है कि यही एक रास्ता बचा है। जनता का अदालत बची हुई है, वहीं कितना बेहतर ढंग से विपक्ष जा पाता है, यही असली सवाल है।